हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे ही इस क्लास में स्टडी करेंगे नव निश्चयवाद नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में। जैसा कि इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने अध्ययन किया था मानव भूगोल की विचारधाराओं में नंबर 1 वातावरण नियतिवाद, नंबर 2 संभववाद के बारे में। नेक्स्ट अपनी नंबर 3 जो विचारधारा आती है वो आती है नव निश्चयवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म या नव नियतिवाद विचारधारा जो है वो अमेरिकी विचारधारा है, जिसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, जिन्हें अमेरिकन भूगोलवेताओं की श्रेणी में रखा जाता है। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई यह नव निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म जो विचारधारा है वो निश्चयवाद एवं संभववाद की मध्यस्थता वाली विचारधारा है। यानी इससे पहले जो विचारधाराएं दी गई वातावरणीय नियतिवाद या जिसे वातावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है, जिसमें यह माना गया कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। इट मीन्स मनुष्य को अपनी क्रियाएं भी संपन्न करने के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? प्रकृति पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसा प्रकृति चाहती है मनुष्य को उसी तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जबकि इसके बाद जो दी गई विचारधारा थी या इसकी आलोचना के रूप में जो विचारधारा दी गई वातावरणीय नियतिवाद की आलोचना में, वो विचारधारा थी कौन सी? संभववाद, पॉसिबिलिज्म। इस संभववाद नामक विचारधारा में भूगोलवेताओं के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रकृति सर्वे सर्वा नहीं है। प्रकृति तो मात्र एक उपदेशिका है, या हम कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा तो सिर्फ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। यह मनुष्य की छांट पे इफेक्ट पड़ता है कि मनुष्य किस प्रकार का निर्धारण करता है। यानी संभववाद की विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वे सर्वा ना होकर के किसको सर्वे सर्वा माना? मानवीय छांट को सर्वे सर्वा माना कि जैसा मनुष्य चाहेगा वैसा वह कर सकता है। प्रकृति ने तो सिर्फ उसके सामने संभावनाएं प्रस्तुत की है। लेकिन आगे चलते चलते इन दोनों ही विचारधाराओं की मध्यस्थता वाली एक कड़ी के रूप में अपने सामने प्रस्तुत हुई कौन सी विचारधारा? नव निश्चयवाद। यानी निश्चयवाद और संभववाद, उन दोनों के मध्यस्थता तो क्या हो सकती है कि जहां प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया वातावरणीय नियतिवाद में, या हम कह सकते हैं निश्चयवाद में, लेकिन जहां सर्वे सर्वा मनुष्य को माना गया संभववाद में, उन दोनों के बीच की मध्यस्थता के रूप में प्रस्तुत हुई संभव नव नियतिवाद, जिसने यह कहा कि दोनों ही सर्वे सर्वा है। यानी प्रकृति का भी अपना मुख्य रोल है और मनुष्य का भी अपना मुख्य रोल है, और इन दोनों का जो एक क्रियात्मक संबंध है, आपसी जो समायोजन है, इसी के आधार पर प्रस्तुत हुई कौन सी विचारधारा? नव निश्चयवाद। यानी इन दोनों में दोनों की ही सर्वे सर्वा को माना गया और इन दोनों के मध्यस्थता के रूप में कि इन दोनों का ये एक आपसी रोल है और इन दोनों का क्या है? एक वातावरण समायोजन, या हम कह सकते हैं कि एक क्रियात्मक संबंध है। अगर टेलर के द्वारा दी गई इस विचारधारा के हम अन्य समर्थक देखते हैं, जिसमें ब्रिटिश भूगोलवेता भी थे, अमेरिकन भूगोलवेता भी थे और रूसी भूगोलवेता डोकुचायेव भी थे। तो अन्य समर्थकों में आते हैं कार्ल शावर, हर्बर्टसन, फ्ल्यूअर, रोक्सबी और रूसी भूगोलवेता डोकुचायेव। इनके अलावा अन्य भूगोलवेता भी थे जो कि इसके समर्थन में थे कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और ना ही मनुष्य सर्वे सर्वा है। इन दोनों का क्या है? एक आपसी संबंध है। और इसी आधार पे जो यह दी गई नव निश्चयवाद की विचारधारा, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि दोनों का क्या है? प्रकृति और मनुष्य दोनों ही कहा जाए तो एक सर्वे सर्वा रोल निभाते हैं। दोनों में से किसी का भी रोल जो है हम दिमाग से नहीं निकाल सकते, यानी दोनों का रोल हम नहीं भूल सकते। इनका आपसे क्या है? एक क्रियात्मक संबंध है। और इस सार, या हम कहेंगे कि इस अर्थ के अनुसार ही एक अन्य नाम भी इस विचारधारा का आया, जो कि जॉर्ज टेथम के द्वारा दिया गया, और वह अन्य नाम था क्रियात्मक संभववाद। यानी जॉर्ज टेथम ने नव निश्चयवाद की इस विचारधारा को क्रियात्मक संभववाद कहा।
अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक संभववाद के जनक कौन थे। तो आप आंसर क्या देंगे? आपको आंसर देना है ग्रिफिथ टेलर। अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो आपने बोला कि क्रियात्मक संभववाद नाम दिया जॉर्ज टेथम ने, और अभी आप कह रहे हैं कि इसके जनक कौन? ग्रिफिथ टेलर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके जनक या जन्मदाता तो ग्रिफिथ टेलर ही थे, सिर्फ इसका नाम परिवर्तन करके जॉर्ज टेथम ने इसका नाम रखा था क्रियात्मक संभववाद। यानी वो विचारधारा तो कौन सी थी? नवनिश्चयवाद विचारधारा ही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेलर ने जब इनका प्रतिपादन कर दिया, उसके अलावा जो अन्य विचारक आए, जैसे टेलर स्वयं के बारे में हम बात करते हैं तो टेलर ने भी इसका अन्य नाम दिया, वो था वैज्ञानिक निश्चयवाद। यानी जहां इन्होंने नव निश्चयवाद की जो विचारधारा प्रस्तुत की, उसका एक अन्य नाम रखा वैज्ञानिक निश्चयवाद, और दूसरा जो नाम था वो था रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद जो इन्होंने नाम दिया, इसी नाम को किस लिए दिया? क्योंकि इन्होंने प्रकृति की भूमिका को ट्रैफिक पुलिस की भांति स्वीकार किया। हम देखते हैं कि हम जब अपने व्हीकल से या हम कहीं भी रोड पे जा रहे होते हैं तो सामने क्या आ जाती हैं? रेड लाइट आ जाती हैं, और जैसे ही रेड लाइट आती है तो कार ड्राइव करने वाला ड्राइवर जो होता है उस रेड लाइट को देखते ही क्या हो जाता है? रुक जाता है, और जैसे ही उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वह वहाँ से आगे अपना सफ़र तय करने के लिए शुरू हो जाता है। तो इसने क्या कहा है कि प्रकृति की भूमिका ट्रैफिक पुलिस की भांति है। यानी वो जो रेड लाइट है वो तो क्या है? प्रकृति है। उसने मनुष्य के सामने संभावनाएं प्रस्तुत कर दी कि अभी आपको रुकना है, तो मनुष्य को वहाँ रुकना भी पड़ा। लेकिन जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ तो मनुष्य को अपनी छांट के अनुसार नेक्स्ट रास्ता तय करना है कि मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है या एकदम सीधे जाना है। तो इस प्रकार टेलर ने प्रकृति की भूमिका को क्या माना? ट्रैफिक पुलिस की भांति माना कि प्रकृति ने तो मनुष्य के सामने संभावनाएं प्रस्तुत कर दी, अब मनुष्य जो है वो उनमें से कोई ना कोई संभावनाओं का चयन करेगा, लेकिन पूर्ण रूप से वह प्रकृति को नकार भी नहीं सकता, उसको वो सिग्नल ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर उसने चुन लिया कि मुझे लेफ्ट जाना है, लेकिन लेफ्ट की ओर अभी भी उसकी तरफ रेड सिग्नल है, तो वो लेफ्ट में नहीं जा सकता, उसको या तो रुकना पड़ेगा या फिर उसको दूसरी तरफ टर्न, यू टर्न या राइट टर्न या सीधा उसको चयन करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? प्रकृति की भूमिका को ट्रैफिक पुलिस की भांति माना, इसीलिए इन्होंने नाम दिया रुको और जाओ निश्चयवाद। इनकी एक बुक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में भूगोल। ये इनकी बुक थी जो कि सन 1951 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 में प्रकाशित हुई थी इनकी ये बुक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और इस पुस्तक के अंतर्गत भी उन्होंने प्रकृति एवं मनुष्य का आपसी एक संबंध प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्ल शावर। कार्ल शावर जो कि हम लोगों ने इससे पहले की जो विचारधारा पढ़ी थी, कौन सी? संभववाद। संभववाद में भी हमने देखा था कि कार्ल शावर जो हैं वो संभववाद के समर्थक थे। तो जो संभववाद के समर्थक थे उन्होंने धीरे धीरे अपने समय के साथ साथ जो प्रस्तुत हुई विचारधारा, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो निश्चयवाद था, उसको भी कार्ल शावर महोदय ने स्वीकार किया। और उनकी बुक भी थी कल्चरल ज्योग्राफी, और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कल्चरल ज्योग्राफी में मानव एवं प्रकृति के बीच एक संबंध को प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि मानव और प्रकृति के बीच क्या है? एक समायोजन होता है, जिसे के आधार पर ही मनुष्य अपनी क्रियाएं संपन्न करता है। तो ये बुक्स के नाम आप ध्यान रखिएगा। कल्चरल ज्योग्राफी किसकी? कार्ल शावर की। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी? ग्रिफिथ टेलर की। यानी कुछ कुछ नाम से आप साथ साथ देखते जाएंगे तो धीरे धीरे ये बुक्स के नाम आपको याद होने लग जाएंगे। नेक्स्ट थे हर्बर्टसन, अमेरिकी भूगोलवेता हर्बर्टसन, जिन्होंने कहा कि प्रकृति और मनुष्य आपस में क्या है? एक संबंध बनाए हुए हैं, और इसी के आधार पे इस संपूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ है। और सर्वप्रथम
प्राकृतिक प्रदेश का सिद्धांत जो अपनाया था वो किसने अपनाया था? हर्बर्टसन ने। यानी यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है कि प्राकृतिक प्रदेश का सिद्धांत किसके द्वारा अपनाया गया? हर्बर्टसन के द्वारा। यानी हर्बर्टसन ने अपने इस प्राकृतिक प्रदेश के सिद्धांत में मनुष्य एवं प्रकृति के आपसी संबंध के आधार पर ही यह सिद्धांत अपने तरफ से प्रस्तुत किया था और इन्होंने ऐसा माना था कि प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करते समय मनुष्य का रोल भी हम अच्छे से अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी किस पे डिपेंड करती हैं? जिस प्रदेश में वो रहता है, जिस प्राकृतिक प्रदेश में वो रहता है, उस पे डिपेंड करती है मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लूर महोदय इन्होंने एक कथन भी दिया कि मानव केवल परिस्थिति का दास नहीं है। यानी इनके इस कथन से स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो है वो केवल अपनी परिस्थितियों का दास नहीं है, यानी प्रकृति ही सर्वे सर्वा नहीं है। मनुष्य क्या है? अपनी छांट के अनुसार भी प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित करते हुए अपनी क्रियाएं संपन्न कर सकता है। यानी फ्लूर महोदय का भी यह मानना था कि पृथ्वी पर मानवीय प्रदेशों का विश्लेषण किया जाए, बट इसके साथ साथ प्रकृति के रोल को भी हम नहीं भुला सकते। इसका उदाहरण अगर हम लेते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य ने नदियों से नहरें तो निकाली और इन नहरों के द्वारा उसने कृषि करना भी शुरू कर दिया, लेकिन क्या वह एक वर्षा की मात्रा को नियंत्रित कर पाया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं आकर के ऐसा लगता है कि टेलर के द्वारा दिया गया जो एक रुको और जाओ निश्चयवाद जो इन्होंने नाम दिया, या इन्होंने जो एक कंपैरिजन किया ट्रैफिक पुलिस की भांति किसका? प्रकृति का, तो वो बिल्कुल सही लगता है कि मनुष्य जो है वो हकीकत में ही प्रकृति के क्या है? नियमों के अनुसार या उससे जो है वो एक संबंधता बनाए हुए अपनी क्रियाएं संपन्न करता है या अपने आसपास के वातावरण का क्या करता है? निर्माण करता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्या मनुष्य कितना भी अपने आप को विकास कर ले, क्या उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में उस अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलीय क्षेत्रों को अमेरिका के समान एक कृषिगत क्षेत्र बना सकता है? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं क्या है? प्रकृति का रोल भी विशेष रूप से अपने सामने प्रस्तुत होता है। इसके साथ ही हमने देखा कि नवनिश्चयवाद जो कि नियतिवाद या निश्चयवाद और संभववाद के मध्यस्थता वाली एक विचारधारा थी, और इस मध्यस्थता के कारण ही आज तक इसके आलोचक भी नहीं आए हैं। यानी इसकी आलोचना करने वाले कोई भी भूगोलवेत्ता अब तक नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक मध्यस्थता वाली विचारधारा है। इसी प्रकार उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह विचारधारा अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके साथ ही अपना जो ये टॉपिक चल रहा था मानव भूगोल की विचारधाराएं, वो यहीं समाप्त होता है। और इसके साथ साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। धन्यवाद।